नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विनवे इंस्टीट्यूट पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने यूपीपी, आरओएआरओ, यूपीपीसीएस, वीडियो, वीपीओ, लेखपाल एवं अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हमने यूपी जीके की महत्वपूर्ण क्लासें प्रारंभ की है। यूपी जीके की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हमारी दूसरी क्लास है। आज की क्लास को हम इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करते हैं जो आप सभी को ऊर्जावान बनाएगा। तो पंक्ति है, यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। एक बार फिर से पंक्ति पढ़ेंगे, यूं ही नहीं होती है हाथों में लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जी हाँ दोस्तों, इसी पंक्तियों के साथ आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले पिछली क्लास की थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश की स्थापना यानी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, उसकी राजधानी क्या थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कौन सी थी, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं और उत्तर प्रदेश के ज़िले, उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला किस राज्य से सीमा बनाता है, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में जिक्र किया था। तो आज उसी के आगे चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा, सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक, यानी उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक कौन कौन से थे। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह ये क्या है। तो राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती यमुना गंगा नदियाँ। यानी फिर से देखते हैं कि राजकीय चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का, एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष तथा बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ। जैसा कि सबको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रतीक ये है, उत्तर प्रदेश का अपना प्रतीक, जिसमें दो मछली, तीर धनुष और गंगा यमुना नदियाँ दोनों को दिखाया गया है। और इसके बाद फिर चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। और राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का, सारस या क्रौच है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस अथवा क्रौच है। और राजकीय पुष्प कौन सा है, तो राजकीय पुष्प है पलाश या टेसु। तो राजकीय पुष्प क्या है, पलाश या टेसु। और उसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, हॉकी है। और उसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा 1947 से हिंदी थी। कब से, 1947 से हिंदी थी। और उसके बाद द्वितीय राजभाषा पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू है, जिसको तब से माना गया द्वितीय राजभाषा 1989 से उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया, द्वितीय राजकीय भाषा। तो इन सब पॉइंटों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो राजकीय भाषा हिंदी कब से, 1947 से। द्वितीय राजभाषा कौन सी है, उर्दू है। वो कब से है, 1989 से। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश का शासन एवं प्रशासनिक संरचना, यानी उत्तर प्रदेश का जो शासन और प्रशासनिक संरचना ये कैसा है। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य का विधानमंडल। जो राज्य का विधानमंडल है, यानी अपने उत्तर प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, एक तो हो जाएगा विधानसभा और एक हो जाएगा विधान परिषद। यानी अपने उत्तर प्रदेश में क्या है, विधानसभा भी है और विधान परिषद है। इस तरह से लगभग
उत्तर भारत में 6 ऐसे प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा या विधानमंडल द्विसदनात्मक है। तो जैसे उत्तर प्रदेश में है विधानसभा और विधान परिषद। तो पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 403। तो कितनी है विधानसभा में सीटें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? 403 है। और उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है इसमें कुल कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद का गठन कब हुआ था, इस बात को पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब हुआ? 1970। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक है। एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। तो विधानसभा में सीटों की संख्या 403 और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद का गठन 1937 में है। अब उसके बाद देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसे कि पूछा जाए कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, यानी सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो वो है प्रयागराज। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है, जहाँ कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और उसके बाद सर्वाधिक पूछा गया तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा श्रावस्ती, एक है महोबा और एक है चित्रकूट। यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटें हैं? तीनों जिलों में 2-2 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन से? श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी हैं? 2-2 हैं। अब उसके बाद पूछा जाए राज्य विधानमंडल में आरक्षित सीटें कितनी हैं, यानी SC और ST के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? तो टोटल 86 यानी 86 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिनमें से 84 सीटें SC यानी अनुसूचित जाति की हैं और उसके बाद 2 सीटें जो हैं ST यानी अनुसूचित जनजाति की हैं, यानी 84 सीटें SC की हैं और 2 सीटें किसकी हैं? ST की हैं। तो राज्य विधानमंडल में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है। अब उसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या टोटल 80 है। और उसके बाद देखा जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें 31 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31 हैं राज्यसभा सीटें। और उसके बाद फिर देखते हैं कि राज्य का मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, यानी मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद है। और सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा गया तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वो बागपत है। कौन सा है? बागपत है। ठीक। और उसके बाद फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और वर्तमान में कौन है? सतीश महाना। यानी वर्तमान में पूछा जाए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना। कब से? 2022 से हैं। ठीक। और उसके बाद पूछा जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, यानी विधान परिषद के सभापति, है ना। जैसे विधानसभा का अध्यक्ष पूछा गया, उसी तरह से पूछा जा सकता है विधान परिषद के सभापति थे कौन थे, वो भी प्रथम सभापति। तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर सर सीताराम। कौन है? डॉक्टर सर सीताराम। ये कौन थे? प्रथम विधान परिषद सभापति, है ना। यानी उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति थे। अब उसके बाद पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे। तो उन व्यक्ति का नाम क्या था? तो वो हैं चंद्रभाल। कौन थे?
चंद्रभाल थे, यानी स्वतंत्रता के बाद पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए प्रथम विधान परिषद सभापति तो सर सीताराम थे, और स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे, तो चंद्रभाल थे। और वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन हैं, तो वर्तमान में विधान परिषद के सभापति जो हैं वो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह, यानी वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन है, कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है। और उसके बाद पूछा जाए कि सर्वाधिक बार, है ना, यानी सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति कौन रह चुके हैं, यानी सर्वाधिक बार विधान परिषद सभापति, यानी सबसे ज़्यादा बार कौन विधान सभा नहीं दोस्तों, विधान परिषद सभापति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो वो वीरेंद्र स्वरूप। कौन थे, वीरेंद्र स्वरूप थे। ये सर्वाधिक बार बने थे, क्या बने थे, विधान परिषद सभापति बने थे। और सर्वाधिक बार पूछा जाए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो दो व्यक्ति हैं, एक हैं श्री आत्माराम गोविंद खेर। कौन है, श्री आत्माराम गोविंद खेर थे। और श्री केसरी नंदन त्रिपाठी ये सर्वाधिक बार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, यानी 3 बार, कितनी बार, 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। कौन, श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरी नंदन त्रिपाठी। तो कुछ इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है कि कौन सा नाम पहले बताएं, कौन सा है कौन सा नहीं है ना। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं यहाँ पर, विधानसभा अध्यक्ष, यानी ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने थे, तो वो कौन कौन थे, 2 लोग थे, एक श्रीपति मिश्र थे, एक श्रीपति मिश्र, और उसके बाद दूसरे कौन थे, बनारसी दास, यानी श्रीपति मिश्र और बनारसी दास। ये 2 ऐसे विधानसभा अध्यक्ष थे जो मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन कौन है, श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास। श्रीपति मिश्र और बनारसी दास ये दोनों लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बने थे, मुख्यमंत्री। ठीक। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्रियों के बारे में। सभी तो नहीं, लेकिन प्रमुख जितने एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं को हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री यानी कौन कौन थे। पूछा जाता है पहले कौन थे, प्रथम महिला कौन थी, द्वितीय महिला कौन थी और वर्तमान में कौन है, ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, यानी उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ये क्या थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। ये 2 पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत और उप मुख्यमंत्री कौन थे, चौधरी नारायण सिंह। अब उसके बाद देखते हैं कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। 2-3 बार बोलेंगे साथ में तो याद हो जाएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। फिर पूछा जाए कि प्रथम पूछा गया तो द्वितीय महिला भी कोई रही होंगी, है ना। तो द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती हैं। कौन है, मायावती, यानी द्वितीय महिला मुख्यमंत्री मायावती हैं। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी थी। और पूछा जाए सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो कौन थी, सुश्री मायावती ही थी सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, है ना। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली व्यक्ति कौन थी, मायावती थी। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि पूछा जा सकता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। यानी कहने का मतलब है कि कुछ मुख्यमंत्री ऐसे भी थे
जो देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, तो वो कौन कौन थे? तो पहले व्यक्ति देखते हैं, ये चौधरी चरण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और साथ में ये देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। उसके बाद देखते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह, यानी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी क्या थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जो प्रधानमंत्री बने थे। तो ये दो व्यक्तियों के नाम थोड़ा सा याद रखना है। कौन कौन है? एक तो हो जाएंगे चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, और उसके बाद कौन है? श्री विश्वनाथ प्रताप हो जाएंगे। ये क्या हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और ये देश के प्रधानमंत्री भी बने। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन थे? ये सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्यमंत्री कौन थे? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है। और उसके बाद पूछा जाए कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इनके बारे में तो सबको पता ही है, योगी जी के बारे में, है ना। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगर पूछा जाए कि योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल कौन सा है, तो योगी आदित्यनाथ जो हैं ये मुख्यमंत्री के रूप में इनका 33वां कार्यकाल है। कौन सा है? 33वां कार्यकाल है। अगर पूछा जाए इनका व्यक्ति के रूप में कौन सा कार्यकाल है? 21वां, है ना, 21वें व्यक्ति है। तो पूछा जाए व्यक्ति के आधार पर योगी आदित्यनाथ किस क्रम के मुख्यमंत्री हैं? तो 21वें मंत्री हैं। ठीक। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख राज्यपाल सभी नहीं पढ़ना है, मेन पढ़ना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल ये कौन थे? सर हैरी ग्राहम हेग। कौन थे? सर हैरी ग्राहम हेग। कौन है? ये उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हैं। इनको थोड़ा सा याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर हैरी ग्राहम हेग। ये लगभग कब थे? 1938 के आसपास। ठीक है, 1938 में ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल हैं। अब उसके बाद पूछा जाए कि सर्वाधिक बार राज्यपाल कौन बने थे, यानी सर्वाधिक बार कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यपाल बने थे। तो पहले व्यक्ति तो हो जाएंगे श्री मोहम्मद शफी कुरैशी। कौन है? श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री BL जोशी। कौन? मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। ये दो बार राज्यपाल रह चुके हैं। कितनी बार? दो बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। अब पूछा जाए वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश की, तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल ये क्या हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हेग, प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू और सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, श्री BL जोशी जो दो बार राज्यपाल बने उत्तर प्रदेश के। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अब उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं और एवं ज़िले कितने हैं। तो मंडल एवं ज़िलों के बारे में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या टोटल कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है 18। कितनी है? 18 है। और जो नवीनतम मंडल है यानी 18वां मंडल वो कौन सा है? अलीगढ़ है। अलीगढ़, यानी अब अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? हरिगढ़ कर दिया गया। तो अलीगढ़ मिले या हरिगढ़ मिले, दोनों में टिक कर देना किसी में। ठीक। उसके बाद पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या है 75। कितनी है? 75 है। तो 75वां जिला कौन सा है? पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है? तो 75वां जिला है संभल, है ना। पूछा भी जा सकता है नवीनतम जिला उत्तर प्रदेश का बताइए, या उत्तर प्रदेश का 75वां जिला कौन सा है? तो वो संभल हो जाएगा। ठीक। अब उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो तहसीलों की संख्या है, उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या टोटल कितनी है? 351 है। कितनी है? 351 है। पूछा जाए सर्वाधिक तहसीलें कहाँ पर हैं, तो कहाँ पर हैं? प्रयागराज में। तो कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें हैं।
तो सर्वाधिक तहसीलों वाला ज़िला कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं कि 18 मंडल कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले और कितने ज़िले आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं लखनऊ मंडल के बारे में। लखनऊ मंडल में टोटल कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले आते हैं, यानी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले? 6 ज़िले। किस मंडल में? लखनऊ मंडल में। कौन कौन से आएंगे लखनऊ मंडल में? एक तो लखनऊ खुद ही हो जाएगा, उसके बाद उन्नाव हो जाएगा, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, यानी 6 ज़िले किस में आते हैं? लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये 6 ज़िले किस में आते हैं? लखनऊ मंडल में आते हैं। और उसके बाद फिर देखते हैं कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कितने आते हैं? 6 ज़िले कानपुर मंडल में भी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो कानपुर नगर हो जाएगा, कानपुर देहात हो जाएगा, इटावा हो जाएगा, फर्रुखाबाद हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा और औरैया हो जाएगा। तो कौन कौन से हैं? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, ये सब किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? कानपुर मंडल के अंतर्गत। तो कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ हरदोई किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो लखनऊ के अंतर्गत। रायबरेली किस मंडल के अंतर्गत आता है? लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं मेरठ। ये तीसरा जो मंडल है मेरठ। तो मेरठ में टोटल कितने ज़िले आते हैं उत्तर प्रदेश के? ये टोटल कितने ज़िले आ जाएंगे? 6 ज़िले। तो मेरठ में भी 6 ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो मेरठ खुद ही है, फिर उसके बाद गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़। तो कितने ज़िले आएंगे मेरठ के अंतर्गत? 6 आएंगे, है ना। तो एक हो जाएगा मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़ हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो और यहाँ से ऐसे बनता है कि सर्वाधिक जिलों या सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जिलों वाला मंडल या सबसे बड़े मंडल कौन से हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़े मंडल कौन से हैं? एक तो हो जाएगा लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये सबसे बड़े मंडल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं, ठीक। अब उसके बाद चलते हैं आगे। फिर अगला मंडल हो जाएगा अयोध्या। अगला मंडल कौन सा होगा? अयोध्या। तो अयोध्या के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 5 ज़िले आते हैं। अयोध्या मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हैं? एक अयोध्या खुद है, फिर उसके बाद सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, यानी कौन कौन से हैं? अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर। तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत कितने आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर, ये 5 ज़िले आ जाते हैं। और उसके बाद पूछा जाए कि अलीगढ़, अगला मंडल है कौन सा? अलीगढ़, यानी इसका नाम भी परिवर्तित किया गया है, बताए भी हैं। अलीगढ़ का नाम क्या है? हरिगढ़ हो गया है। तो अलीगढ़ में कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। एक अलीगढ़ हो जाएगा, फिर एटा हो जाएगा, हाथरस हो जाएगा, कासगंज हो जाएगा, यानी अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद छठवां मंडल देखते हैं आगरा। आगरा मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो संख्या पहले याद करेंगे, 4, है ना। आगरा मंडल के अंतर्गत ज़िले कितने आते हैं? 4 आते हैं। कौन कौन सा? एक आगरा हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, फिरोज़ाबाद हो जाएगा, मैनपुरी हो जाएगा। आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, कौन कौन से आएंगे आगरा के अंतर्गत? आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, ये आगरा मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। अब उसके बाद अगला मंडल देखते हैं 7वां गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर। तो गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो एक गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, यानी टोटल गोरखपुर मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आएंगे? 4 आएंगे। कितने? 4। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया,
कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? गोरखपुर मंडल के अंतर्गत। फिर उसके बाद देखते हैं वाराणसी, 8वां मंडल हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 4 ज़िले वाराणसी मंडल के अंतर्गत भी आते हैं। वो भी कौन कौन से हैं? एक वाराणसी हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा, गाजीपुर, चंदौली। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये किस मंडल के अंतर्गत हैं? वाराणसी मंडल के अंतर्गत हैं। फिर 9वां मंडल देखते हैं देवीपाटन। देवीपाटन है ना। देवीपाटन मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? इसके अंतर्गत भी 4 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कौन कौन से? गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच। तो देवीपाटन मंडल के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले? गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच आते हैं। अगला है बरेली मंडल। कौन सा हो जाएगा? बरेली मंडल। बरेली मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो इसके अंतर्गत भी 4 ज़िले आते हैं। बरेली मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले? 4 ज़िले। तो एक हो जाएगा बरेली, फिर बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं प्रयागराज, यानी इलाहाबाद या प्रयागराज। तो प्रयागराज मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत भी कितने ज़िले? 4 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से ज़िले हैं? प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर उसके बाद देखते हैं चित्रकूट धाम। अगला मंडल है चित्रकूट धाम मंडल। कौन सा है? चित्रकूट धाम मंडल। जो चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत भी कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से हैं? तो एक तो हो जाएगा चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। कौन कौन से आ जाएंगे? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अगला मंडल है मुरादाबाद, यानी मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 5 ज़िले आते हैं। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। कौन कौन से? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और अमरोहा और उसके बाद संभल। कौन कौन से? मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत। उसके बाद अगला देखते हैं मिर्ज़ापुर मंडल। कौन सा है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर मंडल में कितने ज़िले आते हैं? तो 3 ज़िले आते हैं। मिर्ज़ापुर मंडल में कितने ज़िले? 3 ज़िले। एक तो मिर्ज़ापुर खुद ही, फिर सोनभद्र, भदोही। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही किस मंडल के अंतर्गत? मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत। कौन कौन से? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। फिर उसके बाद अगला मंडल देखते हैं आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत भी कितने ज़िले? 3 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से हैं? आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़, मऊ और बलिया। आजमगढ़, मऊ और बलिया। और उसके बाद 16वां मंडल अगला देखते हैं बस्ती मंडल। कौन सा है? बस्ती, यानी बस्ती मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो इसके अंतर्गत भी 3 ज़िले आते हैं। तो बस्ती मंडल के अंतर्गत 3 ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो बस्ती खुद ही है, फिर सिद्धार्थनगर हो जाएगा, संत कबीर नगर। बस्ती, सिद्धार्थनगर और सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर, तो 3 ज़िले आते हैं किसके अंतर्गत? बस्ती के अंतर्गत। अब उसके बाद देखते हैं झांसी मंडल। अगला मंडल कौन सा है? झांसी। तो झांसी मंडल के अंतर्गत भी कितने ज़िले आते हैं? 3 ज़िले आते हैं। कितने? 3। एक तो हो जाएगा झांसी,
ललितपुर, जालौन, तो कितने ज़िले? 3। झांसी, ललितपुर, जालौन, तो झांसी मंडल के अंतर्गत कितने? 3। झांसी, ललितपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन, ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? झांसी मंडल के अंतर्गत। अब उसके बाद पूछा जाए कि सहारनपुर, जो सहारनपुर है, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? एक सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, कितने ज़िले आ जाएंगे? 3 ज़िले आ जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि न्यूनतम ज़िलों वाला मंडल, ये सबसे न्यूनतम मंडल कौन से हैं या सबसे छोटे मंडल कौन से हैं? तो कौन कौन से हो जाएंगे सबसे छोटे मंडल? मिर्ज़ापुर हो जाएगा, आज़मगढ़ हो जाएगा, बस्ती हो जाएगी, झांसी हो जाएगी, सहारनपुर हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी ज़िला है वो कौन सा है? वो इतने में ही दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी ज़िला है वो कौन सा है? बलिया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी ज़िला कौन सा है? बलिया है। और पश्चिमी ज़िला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी ज़िला कौन सा है? और उत्तर प्रदेश का उत्तरी ज़िला कौन सा है? तो उत्तरी ज़िला कौन सा है? सहारनपुर हो जाएगा। उत्तरी ज़िला सहारनपुर हो जाएगा। और दक्षिणी ज़िला कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र। तो उत्तरी सहारनपुर हो जाएगा, दक्षिणी ज़िला सोनभद्र हो जाएगा, पूर्वी ज़िला बलिया हो जाएगा, और पश्चिमी ज़िला कौन सा हो जाएगा? तो शामली हो जाएगा। पश्चिमी ज़िला कौन सा हो जाएगा? शामली हो जाएगा। तो कुछ इतनी बातें आज क्लियर हुई। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और शेयर लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।